इसमें पहला है कुणाल, ठीक है। तो कुणाल जो है क्या होगा इसका, कुणाल ये सिंधु सभ्यता का नगर है, ठीक है ना। तो हरियाणा स्थित सिंधु सभ्यता का नगर, जहाँ से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो इसमें बस इतना बताना है कि हरियाणा स्थित सिंधु सभ्यता का नगर, जहाँ से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सोने के सिक्के मिले हैं, ठीक है, कॉमा, टकसाल नगर रहा होगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का नगर, ऐसे बताएंगे कि यूपी उत्तर प्रदेश स्थित सिंधु सभ्यता का नगर, कॉमा, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, कॉमा, टकसाल नगर रहा होगा, ठीक है। फिर है पंचजन्य। पंचजन्य पंचजन्य जो है, ये 5 जन जो थे ऋग्वैदिक काल में, जो प्रमुख जन थे, जैसे अनु है, द्रुहु है, तुर्वर्स है, क्या कहते हैं, पुरु है, और एक और है कौन, भरत, ठीक है। तो ये पंचजन्य में आते हैं, ठीक है। अब अगला है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात धर्मानुसार अगर अर्थ और काम की प्राप्ति करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब है भागदूध। भागदूध ये उत्तर वैदिक काल में राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में राजस्व संग्रह करता या राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंहसेन, ठीक है। सिंहसेन जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जब चला गया दक्षिण भारत, तो ये अपने पुत्र को सिंहसेन को राज्य सौंप के गया था। तो पुराणों में सिंहसेन जो है, ये बिंदुसार का नाम मिलता है, ठीक है ना। तो बिंदुसार का एक अन्य नाम है सिंहसेन, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठा। अमरावती कला। अमरावती कला सातवाहन काल में विकसित, ठीक है ना। अब बताएंगे सातवाहन काल में विकसित, कमा, ठीक है। संगमरमर का प्रयोग किया गया है इसमें, और इसमें केवल बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, यानी अन्य मूर्तियां नहीं हैं, ठीक है। तो अमरावती कला के अंतर्गत केवल बुद्ध मूर्तियां बनाई गई हैं, सातवाहन काल में विकसित है, और इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अस्मक। अस्मक दक्षिण भारत में स्थित गोदावरी नदी के किनारे, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र महाजनपद, राजधानी पोतन या पोटली, ठीक। इसके बाद है तोलकप्पियम। तोलकप्पियम द्वितीय संगम से प्राप्त व्याकरण ग्रंथ, लेखक तोलकप्पियर, कॉमा, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। तो ये संगमकालीन ग्रंथ है, द्वितीय संगम में एकमात्र यही प्राप्त हुआ व्याकरण ग्रंथ है। तोलकप्पियर इसके लेखक हैं, और 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो उत्तर भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, वो दक्षिण भारत में भी प्रचलित हो गए थे। यानी कि आर्य सभ्यता का प्रसार
दक्षिण भारत में भी हो रहा था। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की विश्व प्रसिद्ध रचना, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन, ठीक है। कामा मुद्रिका की कहानी भी कहा जाता है या मुद्रिका की कथा भी कहते हैं, ठीक है। तो कालिदास की विश्व प्रसिद्ध रचना, ठीक है। कामा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन और मुद्रिका की कथा भी कहा जाता है। मुद्रिका मतलब अंगूठी, अंगूठी की कहानी है ये, ठीक है। अब है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन जो है, इसमें आप बताएंगे कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित ग्रंथ, कामा कापालिकों और बौद्धों पर व्यंग किया गया है इसमें, ठीक है ना। जो कापालिक थे शैव संप्रदाय के, तो उन पे ज़्यादा व्यंग है इसमें, ठीक है। तो इसमें केवल ये भी लिख सकते हैं कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित ग्रंथ, कामा कापालिकों पर व्यंग किया गया है, ठीक है। तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था और कापालिकों पे ये व्यंग है मत विलास प्रहसन। कल्हड़ कौन है भाई? तो कल्हड़ जो है, कल्हड़ में लिखेंगे कि लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी, ठीक है, दरबारी इतिहासकार। रचना राजतरंगिणी, संस्कृत में इतिहास लेखन का पहला प्रयास है, ठीक है। जयानक भट्ट, जयानक भट्ट, ठीक है, राजपूत काल के प्रसिद्ध चारण साहित्यकार या चारण लेखक। रचना पृथ्वीराज विजय, ठीक। बल्लाल सेन, सेन वंश का प्रसिद्ध शासक। रचना दान सागर और अद्भुत सागर, ठीक। अगला है भोज परमार, ठीक है, परमार वंश का प्रसिद्ध शासक, ठीक है। फिर राजधानी धारा स्थापित, ठीक है। फिर भोजताल का निर्माण, ठीक है। और कृतियाँ सम्रांगण सूत्रधार, ठीक, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पतरु, विद्या विनोद, चारु चर्चा, ठीक है। तो जो भी इसमें समझ में आया 2-3 वो लिख देना है। अब सिंधु सभ्यता की लिपि, ये 50 शब्द का आ गया, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि, तो आप बताएंगे कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि कोई द्विभाषी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। द्विभाषी अभिलेख जब प्राप्त हो जाता है तो उससे पता चल जाता है कि भाई क्या लिखा है। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई सूचना पट्ट आप पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि आपको केवल अंग्रेजी आ रही है, तो ऊपर हिंदी में लिखा है, तो हिंदी में भी लिखा होता है, नीचे अंग्रेजी में लिखा है, तो आप जान जाते हैं अंग्रेजी पढ़ के कि ऊपर हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी वाला, ठीक है। तो अंग्रेजी वाला हिंदी जान जाएगा कि ऊपर क्या लिखा है, हिंदी वाला अंग्रेजी में जान जाएगा कि अंग्रेजी यही हिंदी का अनुवाद किया होगा। तो सिंधु की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है क्योंकि कोई द्विभाषी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि सिंधु की लिपि में अक्षर कितने प्राप्त हुए हैं, अच्छा लिखते नहीं हैं, तो आप बताएंगे कि सिंधु की लिपि में 250 से 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
चिन्ह 64 चिन्ह हैं, सर्वाधिक चिन्ह यू आकार के हैं, ठीक है। और ये चित्राक्षर लिपि है, सर्वाधिक चित्र मछली के प्राप्त हुए हैं। और सिंधु की लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, तो इसको बुष्टोफेदन या गोमुद्रिका लिपि भी कहा जाता है, ठीक। अगला है आश्रम व्यवस्था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था की झलक ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है। 3 आश्रमों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है और 4 आश्रमों का वर्णन जाबालो उपनिषद में प्राप्त होता है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था के पीछे उद्देश्य क्या है? तो आश्रम व्यवस्था मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उसके जीवन को 100 वर्षों में बांट दिया गया, ठीक है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक, फिर गृहस्थ 25 से 50, फिर 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास आश्रम, ठीक। चलिए, तो ये आश्रम व्यवस्था हो गया था। अब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित ग्रंथ है, ठीक है। और इससे मौर्य और मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक जीवन या प्रशासन पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि अर्थशास्त्र केवल मौर्यकालीन नहीं है, इसको आगे भी बढ़ाया गया था, तो मौर्य और मौर्योत्तरकालीन दोनों है, ठीक है। अब अर्थशास्त्र जो है इसमें भाग कितने हैं? तो 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं और श्लोक 6000, तो 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र को 1909 में साम शास्त्री जो है ये प्रकाश में लाए थे, ठीक है। इसमें अर्थशास्त्र में विदेश नीति का वर्णन, जैसे हम देखेंगे षड्गुणीय नीति, मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है कौटिल्य ने, ठीक है। इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत है, ठीक। साम दाम दंड भेद की नीति का वर्णन मिलता है, और जो इसमें विदेश नीति मिलती है वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, वर्तमान में भी देश अपनाते हैं, ठीक। मथुरा कला, मथुरा कला, मथुरा कला का विकास जो हुआ वो हुआ किस काल में? मौर्योत्तर काल में, ठीक। तो मौर्योत्तर काल में मथुरा कला का विकास हुआ और ये पूर्णतया भारतीय शैली है, पूर्णतया देसी शैली है, जिसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया जो है, ठीक है। अब मथुरा कला जो है ये बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। सर्वप्रथम इसमें किसकी मूर्तियाँ बनी? महावीर स्वामी की मूर्तियाँ बनी। मथुरा कला जो है ये आदर्शात्मक है, जिसमें बुद्ध के मुखमंडल पर आध्यात्मिक सुख दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मथुरा कला। महाकवि कालिदास, कालिदास जो हैं, महाकवि कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है तो उनके 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने 2 महाकाव्य, 2 महाकाव्य जैसे रघुवंशम और कुमार संभव की रचना की, ठीक है। रघुवंशम में राम के पूर्वजों का वर्णन है, कुमार संभव में कार्तिकेय जन्म और तारकासुर वध की कथा है। 2 खंड काव्य या गीत काव्य, मेघदूतम और ऋतु संहार। मेघदूतम में ये विरह रचना है, जबकि ऋतु संहार में 4 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और 3 नाटक ग्रंथ लिखे, मालविकाग्निमित्रम जिसमें मालविका और अग्निमित्र की कथा का वर्णन है,
विक्रमोर्वशीयम, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का वर्णन है, और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है। तो कुमारगुप्त प्रथम के समय स्थापित हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन के काल में ये अपने चरम पे पहुंच गया और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश के छात्र पढ़ते थे और ये आवासीय विश्वविद्यालय था जो कि राजाओं के दान पे चलता था। ठीक है। इसमें एक लाइब्रेरी भी थी, धर्मगंज, जिसके 3 पार्ट थे, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। हर्षवर्धन के समय यहाँ के प्राचार्य थे आचार्य शीलभद्र। 1202 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तो पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। कारण इसका, तो कारण था मोहम्मद गोरी द्वारा तबर हिंद पर कब्जा। ठीक है। तबर हिंद यानी भटिंडा पर कब्जा। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी द्वारा भटिंडा पर कब्जा। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और घायल हुआ। ठीक है। अगर उसका एक खिलजी अफसर उसको बचा के निकाल के नहीं ले जाता तो संभवतः जो है मारा जाता इसमें। तो मोहम्मद गोरी इस युद्ध में पराजित हुआ और घायल हुआ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कुछ दूर तक तुर्कों का पीछा करके छोड़ दिया जो कि उनकी एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। ठीक है। अच्छा, इस युद्ध में एक चीज़ और था कि पृथ्वीराज चौहान को जो भटिंडा का किलेदार नियुक्त किया था मोहम्मद गोरी ने जियाउद्दीन को, तो जियाउद्दीन से ये किला छीनने में 6 महीने लग गए। तो इसी से ये क्लियर हो गया था कि तुर्कों की किलेबंदी बड़ी तगड़ी है। ठीक है। राजतरंगिणी। ठीक है। राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? कल्हड़। तो पहला तो ये कि राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। कल्हड़ ने हर्ष, लोहार वंशी शासक हर्ष के काल में इस ग्रंथ की रचना का कार्य प्रारंभ किया था और इसे जय सिंह के काल में पूरा किया 1149 में। बाद में इसको आगे बढ़ाया जोन राज और श्रीवर ने। ठीक है। तो कश्मीर का इतिहास मिलता है और ये संस्कृत में इतिहास लेखन का पहला प्रयास तो ये है। राज तरंगिणी जो है ये बहुत तटस्थ इतिहास लेखन है। कल्हड़ जो है वो बहुत तटस्थ इतिहासकार हैं। ठीक। त्रिपक्षी संघर्ष। त्रिपक्षी संघर्ष जो है ये कन्नौज को लेकर त्रिपक्षी संघर्ष लड़ा गया था। कारण इसका ये था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, भाई हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज है ये उत्तर भारत का केंद्र हो गया था और कन्नौज पे जो अधिकार करता वही उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट कहलाता। तो इस कारण हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षी संघर्ष छिड़ा, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट शामिल हुए। यद्यपि कि राष्ट्रकूट जो हैं वो केवल शक्ति संतुलन के लिए शामिल हुए थे। ठीक है। तो राष्ट्रकूट केवल शक्ति संतुलन के लिए शामिल हुए थे। इस युद्ध की शुरुआत की गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने, जब उसने धर्मपाल को
पराजित कर कन्नौज पे अधिकार किया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। लेकिन अंतिम तौर पर कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन स्थापित हुआ। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि ये तीनों शक्तियां बहुत लंबे समय तक युद्ध में उलझी रही, जिससे कि ये तीनों ही शक्तियां क्या हो गई, कमजोर हो गई, जिन्होंने भविष्य में तुर्की आक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक, बौद्ध संगीतियां, ये तो फैक्चुअल है, सीधे सीधे बता देंगे आप कि बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है ये 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई, राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है। फिर दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई, कालाशोक के समय वैशाली में हुई, जिसके अध्यक्ष थे सुब्बकानी या सावक मीर। और यहाँ बौद्ध धर्म 2 भागों स्थविर और महासंधिक में बट गया। फिर तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। यहीं पे बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक। अच्छा, अब ये खत्म हो गए, फुल वाले क्या है भाई प्रश्न? सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन क्या लिखा है का वर्णन करते हैं। यह बताइए कि वर्तमान नगरीय प्रणाली के लिए किस प्रकार मानक प्रस्तुत करती है। आप बताएंगे कि सिंधु सभ्यता की विशेषता है, सर्वप्रमुख विशेषता है उसका नगर नियोजन। नगर जो है ये 2 भागों में बटा हुआ था नगर, पश्चिमी टीला और पूर्वी निचला नगर। पश्चिमी टीला जो है वो किलेबंद होता था। ठीक है। नगर जाल की तरह विन्यस्त था, जैसे जाल बुनी होती है तो जाल की तरह विन्यस्त था, जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। भवनों के जो दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे और 2 मंजिले भी थे। ठीक है। भवनों के दरवाजे आज ही की तरह कोने पे लगे हुए रहते थे और संभवतः 1 पल्ले वाले रहते रहे होंगे। मकानों में कुआं इस तरीके से बनाया गया था कि बाहर और भीतर दोनों तरफ जल का इस्तेमाल किया जा सके। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन है उसका ड्रेनेज सिस्टम, उसकी जल निकासी प्रणाली। नालियाँ जो है ये पक्की थी और ढकी हुई नालियाँ थी और जगह जगह मेन होल बने हुए थे कचरा निकालने के लिए, और इसके अलावा सॉक पिट बने हुए थे, सोख गर्त। सड़कों के किनारे दीप स्तंभ के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में सड़क को पक्का करने के साक्ष्य, समझ रहे हैं ना, और फुटपाथ के साक्ष्य भी मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में इसके अलावा सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है उसमें जल संचयन के प्रति भी जागरूकता दिखाई देती है। जैसे धौलावीरा जैसे जो नगर हैं, धौलावीरा ये इस तरीके से जामित पद्धति से बनाया गया है कि नगर का सारा पानी किनारे उसके जो तालाब बने हुए थे उनमें इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ 16 तालाब मिले हैं, एक चट्टानों का कुंड मिला है जिसमें कि पानी इकट्ठा किया जा सकता था, इसके अलावा एक रिजर्वायर मिला है। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो वर्तमान नगरीय प्रणाली के लिए भी मानक प्रस्तुत करता है।
क्योंकि वर्तमान में हमारे जो नगर हैं वो वेल प्लान्ड नहीं है। नगरों में पेयजल की समस्या है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूकता दिखाई नहीं देती, थोड़ी भी बारिश में बाढ़ की समस्या दिखाई देती है, नगरों के आसपास के तालाबों को पाट दिया गया है, ठीक है, जो बारिश के मौसम में समस्या का कारण बनते हैं, जैसा कि सिंधु सभ्यता में दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो वर्तमान नगरीय प्रणाली के लिए क्या है, मानक हैं, एक वहाँ से आदर्श लिया जा सकता है। स्पष्ट है? उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार जो है वो संपूर्ण गंगा घाटी में हो गया, ठीक है। तो पहले तो केवल पंजाब वाले इलाके में है, अफगानिस्तान से लेके ये पंजाब और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, लेकिन आर्यों का प्रसार संपूर्ण गंगा घाटी में हुआ, और संपूर्ण गंगा घाटी में जब आर्यों का प्रसार हुआ तो कृषि की शुरुआत हो गई, और कृषि की शुरुआत हुई तो उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रगत राज्यों की उत्पत्ति हो गई। राजा गोपति से भूपति हो गया, और इस काल में राज्यों की सीमा निर्धारित होने लगी। अब युद्ध जो है ऋग वैदिक काल की तरह गायों के लिए नहीं हो रहा है, अब युद्ध भूमि के लिए हो रहे हैं, ठीक। तो युद्ध भूमि के लिए होने लगे। जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं उन्हीं में पहली बार राज्य और राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी मिलता है, ठीक। इस काल में ऐतरेय ब्राह्मण से हमको कई प्रकार के राज्यों का भी वर्णन मिलता है, जैसे उत्तर में विराट, कई प्रकार के राजाओं का वर्णन मिलता है, जैसे उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पश्चिम में स्वराट, फिर पूर्व में सम्राट, मध्य में राजा, और जो सब पे कब्जा कर ले वो एक राट। उत्तर वैदिक काल में राजा धीरे धीरे शक्तिशाली भी होने लगा, और इसी काल में वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना भी हुई। इस काल में ब्राह्मणों ने राजा को प्रतिष्ठित करने के लिए कई यज्ञों का भी प्रचलन किया, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, और ये सारे यज्ञ शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए थे राजा की। जैसे अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, राजसूय यज्ञ ये क्या कहते हैं राज्यारोहण से संबंधित है, राज्याभिषेक से संबंधित है। वाजपेय यज्ञ ये घुड़दौड़ होती थी, उसमें राजा का रथ सबसे आगे होता था। तो इस तरीके से तमाम यज्ञों के माध्यम से इस काल में ब्राह्मणों ने राजा में दैवी शक्ति का आरोपण कर दिया, और राजा इस काल में शक्तिशाली हो गया। उत्तर वैदिक काल में जब राजतंत्र शक्तिशाली होने लगे तो हम इसी काल में हम देखते हैं कि कबीलों का आपस में समामेलन भी शुरू हुआ। एक तरफ तो राजतंत्र मजबूत होने लगा, तो आपस में कबीले मिलने लगे, जैसे पुरु, भरत और पुरु मिलकर कुरु हो गए, तुर्वस और क्रीवी मिलकर पांचाल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से कबीलों का समामेलन भी शुरू हुआ, ठीक है। और इस काल के अंत तक जाते जाते हम देखेंगे कि राजतंत्र बहुत मजबूत हो गया, और धीरे धीरे गणतंत्रों का भी ह्रास हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजा को नियमित कर मिलता भी दिखाई देने लगता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में भाग दूध संग्रहिता नामक राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी सूचना मिलने लगती है, ठीक है। तो भाग भोग बलि के रूप में अब राजा को टैक्स भी मिलने लगा। इसके अलावा उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजा को विस्मत्ता कहा गया है, यानी वैश्य वर्ग का भक्षक, क्योंकि वैश्य वर्ग ही टैक्स देता था, ठीक। तो इस काल में राजा को टैक्स मिलना शुरू हो गया। इसीलिए इसी काल में एक अस्थाई सेना की झलक भी दिखाई देती है। हालांकि ये सेना रिश्तेदारों की सेना होती थी, ये स्वजनों की सेना होती थी, ठीक है। लेकिन
क्योंकि इस काल में एक नियमित कर व्यवस्था दिखाई देने लगती है, इसीलिए इस काल के अंत तक जाते जाते राजतंत्र बहुत शक्तिशाली हो गया और हमको 6ठी शताब्दी BC तक जाते जाते बड़े बड़े राज्य, महाजनपद राज्य दिखाई देते हैं और धीरे धीरे गणतंत्रों का हास दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ठीक है, ठीक है, चलिए। पंचजन पुरोहित जो थे उनको ध्यान से थोड़ा सा जान लीजिएगा। अनु, यदु, द्रुहु, तुर्वर्ष और पुरु, ये हैं पंचजन्य। ठीक है, जो शुरू में हमने बताया था। अब पंचजन्य इसलिए कहा जाता है, ये पंचजन्य थे। जब हम 10 राग युद्ध पढ़ते हैं तो 10 राग युद्ध में आप देखेंगे कि एक तरफ तो भरत थे, ठीक है, भरत वंश का जो शासक है सुदास है। दूसरी तरफ अनु, यदु, द्रुहु, तुर्वर्ष, पुरु, ये 5 जन हैं जो आर्य हैं और 5 अनार्य हैं, अनिल, पक्त, भलाना, सीवी और विषाणी। ये युद्ध हुआ था परसोनी नदी किनारे। ठीक है, तो पंचजन में ये आएंगे जो 5 आर्य थे। ठीक है, चलिए। अशोक के धम्म की पृष्ठभूमि बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि वह उसकी कूटनीति और विदेश नीति का एक अंग था। देखिए, अशोक का जो धम्म है, पहले तो उसकी पृष्ठभूमि बताएंगे। ठीक है, तो अशोक का जो धम्म है, अशोक के समय तक मौर्यों का विस्तार अफगानिस्तान से लेके, बैक्ट्रिया से लेके उत्तरी कर्नाटक तक और बंगाल से लेके सौराष्ट्र तक हुआ। ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य को या तो तलवार के बल पर एक रखा जा सकता था या फिर सर्वसाधारण धर्म के माध्यम से एक रखा जा सकता था। संभवतः अशोक ने दूसरा रास्ता चुना। ठीक है, दूसरा चीज, अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था और इसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग शामिल हुए। अब विभिन्न संस्कृतियों के लोग जब शामिल हुए तो संभवतः आज ही की तरह अनेकता में एकता की आवश्यकता महसूस हुई होगी। तो धम्म की नीति को इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि इन सारी संस्कृतियों को मिलाने का प्रयास एक सर्वसाधारण धम्म के माध्यम से अशोक ने किया हो। फिर अशोक के समय तक विभिन्न धर्मों में एक तनाव भी दिखाई देता है। ठीक है, तो संभवतः अशोक एक सर्वसाधारण धम्म के माध्यम से इस तनाव को भी रिलीज करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अशोक का जो 12वां शिलालेख है उसमें अशोक कहता है कि हर व्यक्ति को एक दूसरे के धर्म को जानना चाहिए, इससे धर्म की सार वृद्धि होगी। इसके अलावा अगला कारण क्या रहा होगा? तो ऐसा माना जाता है कि अशोक के राज्यारोहण के समय ब्राह्मणों ने विरोध किया था। संभवतः धम्म के माध्यम से बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित कर नियंत्रण और प्रतितोलन करना चाहता हो अशोक। समझ रहे हैं ना, एक चेक एंड बैलेंस ब्राह्मण धर्म पे, ये भी हो सकता है। फिर एक कारण और है कि अशोक का उदारवादी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अशोक का जो दादा है चंद्रगुप्त मौर्य, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कर रहा है हेलेना से। ठीक है, अशोक का पिता बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। उसका जो दादा है वो अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो ये जो उदार पारिवारिक पृष्ठभूमि है, संभवतः अशोक के धम्म पे इसका भी प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो पृष्ठभूमि हो गई। अब क्या कूटनीति और विदेश नीति का एक अंग दिखाई देता है? तो अशोक का धम्म जो है वो उसकी विदेश नीति और कूटनीति का एक अंग भी दिखाई देता है। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए रज्जुक, युक्त और प्रदेष्टि को तो निर्देशित किया है, इसके अलावा अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्यों की नियुक्ति की, जो पूरे साम्राज्य में घूम के एक तरफ जहाँ धम्म का प्रचार प्रसार करते थे तो वहीं ये भी देखते थे कि कहीं किसी क्षेत्र में कोई तनाव तो नहीं फैला हुआ है, ताकि उसको समय रहते रिलीज कर दिया जाए कि विद्रोह ना होने पाए। ठीक है,
दूसरी चीज कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग जो शामिल हुए थे अशोक के साम्राज्य में, उनको धम्म की नीति से बांधे रखने का प्रयास कर रहा है। तो ये भी उसकी कूटनीति दिखाई देती है, क्योंकि अशोक के काल में कोई भी विद्रोह होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। फिर अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है, जिसमें जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। जबकि अशोक का जो धम्म है उसमें जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष न होकर स्वर्ग है। यानी कि ये एक सर्वसाधारण धर्म है जिसके माध्यम से वो अपनी पूरी प्रजा को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। फिर अशोक का धम्म उसकी विदेश नीति का भी एक अंग दिखाई देता है। अशोक ने धम्म प्रचारकों को कई देशों में भेजा, जो है अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे। जैसे हम देखेंगे कि जो उसके पड़ोसी राज्य हैं जिनका वर्णन करता है अशोक अपने शिलालेखों में, वहाँ भेजा उन्होंने धर्म प्रचारकों को। इसके अलावा श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इस तरीके से ये विदेशों में एक तरफ जहाँ धम्म की नीति का प्रचार प्रसार करता दिखाई देता है, वहीं विदेश संबंध को भी मजबूत करता दिखाई देता है धम्म के माध्यम से। तो इस तरीके से ऐसा माना जा सकता है कि ये उसकी विदेश नीति और कूटनीति का भी एक अंग दिखाई देता है। ठीक है। तो ये है अशोक का धम्म की पृष्ठभूमि और उसका जो विदेश नीति और कूटनीति का अंग लिखा है आपने। गुप्तकालीन प्रशासन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए, गुप्तकालीन जो प्रशासन है, मौर्यों के बाद हम देखेंगे कि गुप्तों ने एक बार फिर से एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, लेकिन इसमें विकेंद्रीकरण की भी झलक दिखाई देती है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे राजाओं को सीधे अपने नियंत्रण में लाया। तो दक्षिण के जितने राज्य हैं वो अधीनस्थ राज्य हैं, वो सीधे नियंत्रण में नहीं है। तो मौर्य काल के बाद गुप्तों के समय एक बार फिर से एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई, लेकिन इस प्रशासन में, इनके शासन में विकेंद्रीकरण की भी झलक दिखाई देती है। ठीक है। सामंतवाद की भी झलक दिखाई देती है, तो विकेंद्रीकरण की झलक दिखाई देती है। अब केंद्र में जो प्रमुख अधिकारी हैं, तो केंद्र में सारी शक्तियों का स्रोत राजा है। राजा को सहायता देने के लिए कई अधिकारी होते थे, जैसे महासंधि विग्रहित है, महादंड पासिक है, विनय स्थिति स्थापक है, महाअक्ष पटलिक होता था। इसके अलावा कुमारा मात्य नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है, जो सामान्यतः सारे बड़े अधिकारियों को कुमारा मात्य कहा जाता था। तो ये अधिकारी केंद्र में होते थे जो राजा की सहायता करते थे। अब प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को अवनी या राज्य भी कहते थे, राज्य अवनी या भुक्ति कहते थे। और प्रांत का प्रमुख अधिकारी जो था वो होता था उपरिक महाराज। तो प्रांत का प्रमुख अधिकारी है उपरिक। हालांकि जो सीमांत प्रांत थे, तो सीमांत प्रांतों में गोप्ता नियुक्त होते थे। अब प्रांत जो है जिलों में बटे हुए थे। जिले को विषय कहा जाता था। विषय का प्रमुख अधिकारी होता था विषयपति। विषयपति की एक विषय परिषद हुआ करती थी और वो विषय परिषद के माध्यम से शासन चलाता था। इस विषय परिषद में 4 सिविलियन भी शामिल होते थे, सिविल लोग जो है। जैसे प्रथम कुलीक जो शिल्पियों का प्रमुख होता था, वो है प्रथम कुलीक। प्रथम सार्थवाह जो व्यापारियों के कारवां का अध्यक्ष होता था, तो प्रथम कुलीक, प्रथम सार्थवाह। प्रथम कायस्थ जो लेखक होते थे, उस समय भूमि का लेखा जोखा रखते थे, तो उनका प्रमुख होता था प्रथम कायस्थ। और प्रथम श्रेष्ठी, श्रेष्ठी यानी जो व्यापारियों का अध्यक्ष होता था। तो ये विषय परिषद के माध्यम से विषयपति जिले का शासन चलाता था। जिले के नीचे ग्राम होते थे। गांव का जो शासन है वो जो ग्राम मुखिया होते थे या जो कुटुंबिन होते थे, तो उनकी सहायता से चलाया जाता था गांव का शासन। ठीक है। ग्राम
सामान्यतः जो है ये आत्मनिर्भर थे गांव, ठीक है। तो गांव आत्मनिर्भर हैं। फिर न्याय व्यवस्था, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायाधीश तो राजा है, इसके अलावा भी कई न्यायाधीश नियुक्त होते थे। और न्याय व्यवस्था जो है वो कठोर नहीं है, बल्कि इस काल में जुर्मानों पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, और इस काल में न्याय की व्याख्या भी बहुत ज़्यादा की गई, ठीक है। सैन्य प्रशासन, सेना जो है वही चतुरंगिणी है, अश्व गज रथ और पैदल सेना। अश्व सेना का सेनापति भट्टाश्वपति, हस्ती सेना के सेनापति को महापीलुपति कहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये गुप्त प्रशासन है, जिसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे सामंतवाद की झलक दिखाई देने लगती है, ठीक है, जो आगे चलकर पूरी तरीके से स्थापित हो गया सामंतवाद, ठीक। लास्ट होगा हमको लगता है, ये लास्ट है ना। पल्लव कला का पर विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, पल्लव कला जो है, पल्लव कला जो पल्लव शासक हैं, ठीक है, तो पल्लव शासकों के काल में जो द्रविड़ कला शैली थी वो काष्ठ कला और कंदरा कला से मुक्त हो गई, ठीक। और एक अलग शैली का विकास हुआ मंदिर निर्माण में। और ये जो पल्लवों के काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, तो हम देखें कि अलग अलग राजाओं के काल में जो इस शैली का विकास हुआ, तो उन राजाओं के नाम पर इन शैलियों का नाम भी है। द्रविड़ कला शैली का जो विकास हुआ इस काल में, तो अलग अलग राजाओं के नाम पर अलग अलग शैलियों का नामकरण है। तो पहली शैली है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली जो है, इसमें एक चट्टान को काटकर या पहाड़ों को काटकर या चट्टान काटकर पीछे 2-3 कमरे बनाए जाते थे और आगे बरामदा होता था। तो ये जो मंदिर बनाए गए महेंद्र वर्मन शैली में, इनको मंडप मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो पल्लव कला में हम देखेंगे कि ये 4 शैलियाँ, एक तो महेंद्र वर्मन शैली है, एक मामल्ल शैली है, एक क्या कहते हैं राज सिंह शैली है, और एक अपराजित शैली है, ठीक है। तो पहली शैली है महेंद्र वर्मन शैली, ठीक। महेंद्र वर्मन शैली में चट्टान को काटकर, अच्छा, महेंद्र वर्मन शैली में जो मंदिर बने उनको मंडप कहा गया। इसमें चट्टान को काटकर पीछे कमरे बनाए जाते थे 2-3, और आगे बरामदा बना दिया जाता था, जैसे पंच पांडव मंडप, महिष मंडप, ये सारे। दूसरी शैली है मामल्ल शैली। मामल्ल शैली का जो विकास हुआ वो हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में मामल्ल शैली का विकास हुआ, इसकी उपाधि थी मामल्ल। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक नगर भी बसाया था महाबलीपुरम। तो इस काल के जो मंदिर या जो इस काल के स्मारक मिलते हैं वो महाबलीपुरम में मिलते हैं, ठीक है। जो मामल्ल शैली में मंदिर बने, इनमें 2 प्रकार के मंदिर बने, एक तो मंडप और एक रथ। तो मंडप मंदिर तो पहले से ही चले आ रहे हैं। इस शैली की विशेषता है रथ मंदिर। जो रथ मंदिर हैं, इनको ये भी चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। और रथ मंदिर जो हैं, इनकी संख्या 8 है, जिसको कहा गया है सप्त पगोडा, ठीक है। इसमें सबसे भव्य जो है वो है धर्मराज रथ। तो धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, वलय कुट्टम रथ, गणेश रथ और पिंडारी रथ। इसमें सबसे भव्य है धर्मराज रथ, सबसे खूबसूरत है लेकिन छोटा है द्रौपदी रथ, ठीक है। शुरू के जो रथ हैं रथ मंदिर, जैसे धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और द्रौपदी रथ, ये बौद्ध विहारों से प्रेरित हैं। जबकि बाद के जो रथ हैं, जैसे नकुल सहदेव रथ, वलय कुट्टम, गणेश रथ और पिंडारी रथ, ये जो है ये बौद्ध चैत्यों से प्रभावित हैं, ठीक है। अब अगली शैली है राज सिंह शैली। राज सिंह शैली का जो विकास हुआ वो नरसिंह वर्मन द्वितीय
या राज सिंह के काल में हुआ। इस काल में आवासी मंदिरों का निर्माण हुआ, यानी पहले चट्टान काट के हो रहा, इस काल में मतलब अलग अलग जैसे जोड़ के बनाया जाता है ना चट्टानों को, अलग अलग जैसे ईंटों के मंदिर बनते हैं, तो इस काल में स्वतंत्र आवासी मंदिरों का निर्माण हुआ। और इस काल के जो मंदिर हैं उसमें जैसे ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया, या फिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर हो गया, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर है। और जो पल्लव कला का चरम दिखाई देता है वो दिखाई देता है कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। ठीक, लास्ट शैली है अपराजित शैली। अपराजित शैली का विकास हुआ नंदीवर्धन के काल में, इसका नाम अपराजित भी है। तो नंदीवर्धन शैली या अपराजित शैली। अपराजित शैली में छोटे छोटे मंदिरों का विकास हुआ, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर और गुडी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। तो इन मंदिरों को देख के ये लगता है कि अब पल्लवों का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो जो अपराजित शैली के मंदिर हैं वो पल्लवों के पतन के सूचक हैं। बाद में यही कला शैली जो है चोलों के काल में अपने चरम पर पहुंच गई, जब इसकी विशेषता में एक और चीज़ जुड़ गई, क्या, गोपुरम, जो भव्य दरवाजे बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये है पल्लव कला। बस स्पष्ट है? ठीक।